Now in this video we will discuss about the classical explanation of Raman lines or concept of polarizability in Raman spectra. पिछले वीडियो में हमने क्वांटम मैकेनिक्स को लेके डिस्कस किया था कि व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रा, व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेबिलिटी कि रमन स्पेक्ट्रा को हम कैसे समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेबिलिटी, जिसे हम क्लासिकल एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं. तो सपोज इफ यू हैव एनी मॉलिक्यूल, हमारे पास ऐसा कोई एक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल हम यहाँ लेके चल रहे हैं. इट मे बी एनी मॉलिक्यूल, ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है ना. सपोज हम इसको मान के चलेंगे, सपोज दिस इज H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, दिस इज H2 मॉलिक्यूल है. सपोज वी आर हैविंग दिस H2 मॉलिक्यूल. ओके, सो जब ये H2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल, बिकॉज बोथ आर हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पर वो उसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, बिकॉज दोनों ही हाइड्रोजन्स हैं. तो यहाँ पर वी कैन नॉट से कि यहाँ पर कोई डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो सकता है, यानी ये इसमें कहीं पर भी पोलैरिटी आ सकती है. नाउ अगर ये इसी मॉलिक्यूल को हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें कुछ इस तरीके से, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक, वो चेंज नहीं होता है. अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको रख रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख रहे हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वहां पर भी दो डिफरेंट अलग अलग पोल्स होंगे, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव पोल होगा. तो जब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, जब इस मॉलिक्यूल को हम इसमें रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल का क्या होगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा. वहां पर मॉलिक्यूल जब इस रेडिएशन से टकराएंगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें कहीं जब वो इंटरेक्ट करेंगी, तो वहां पर क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा. तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें शिफ्टिंग हो जाएगी और उसके वजह से वहां पर कुछ इस तरीके से उसमें पोलैरिटी, वी कैन से कि देयर इज सम पोलैरिटी. तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन हो जाएगा मॉलिक्यूल का. तो जैसे ही हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगाया, तो जो पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एक तरफ हो जाएगा और जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाएगा. तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा मॉलिक्यूल के अंदर. तो हम कह सकते हैं कि वहां पर मॉलिक्यूल इज नाउ पोलराइज्ड, वो पोलराइज्ड हो गया. तो वहां पर चार्ज सेपरेशन हो गए हैं जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा. तो यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल पहले वहां पर उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं था या पोलराइज नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसमें एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया. तो इसको हम इस इक्वेशन से शो कर सकते हैं, दैट इज म्यू इक्वल्स टू अल्फा ई. और म्यू क्या है, दैट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. वो कब हुआ, जब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई किया. अभी कितना इंड्यूस मैग्नेटिक, कितना डाइपोल उसमें होगा, वो डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड दिस इज अल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी, कि वो कितना पोलराइज हुआ है मॉलिक्यूल जब हमने उस मॉलिक्यूल को एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा. तो हम इस इक्वेशन को भी आगे यूज करेंगे. तो दिस इज द सिंपल एक फॉर्मूला कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द अल्फा ए, where alpha is the polarizability. Now अब इसी मॉलिक्यूल को, जो हमने H2 मॉलिक्यूल को लिया था, अब हम उसको एक रेडिएशंस दे रहे हैं. सपोज पहले हमने बात की स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वही हमारे पास मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल वही था, लेकिन नाउ वी आर प्रोवाइडिंग द बीम ऑफ रेडिएशंस, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे रहे हैं उसको. तो जब ये रेडिएशंस दी जा रही है तो ये स्टैटिक नहीं होंगी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टैटिक थी, बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये. अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं तो दीज आर आल्सो एक्ट एज अ वेव्स. तो वेव्स हैं तो ऑब्वियसली दे वेरी एज अ साइन एंड कोसाइन. इसका मतलब ये स्टैटिक तो नहीं है, बट ऑब्वियसली दे आर हैविंग सम नेगेटिव पोल एंड द पॉजिटिव पोल. और ये भी क्या करेंगे, डिस्टॉर्शन लाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर, सेम जैसे यहाँ पर आया है. तो बीम ऑफ रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो भी इंटरेक्ट करेंगी मॉलिक्यूल से जब हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर उनको रेडिएशंस को डालेंगे, और उसकी वजह से उसमें पोलैरिटी आएगी या एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा. तो उसको हम इस फॉर्मूले से हम उसको समझ सकते हैं कि दैट इज E इक्वल्स टू E नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, where
जो E है वो क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. E नॉट है, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड न्यू क्या है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस. जो ये रेडिएशंस आ रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो कुछ होगी. जो इंसिडेंट रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या लेके चल रहे हैं, न्यू. एंड टी इज द टाइम, कितने टाइम के लिए उस पे वो रेडिएशंस मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं. सो वी कैन सी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उसको हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं. तो यहां पर दो चीजें हमारे पास आई कि जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और जब बीम ऑफ रेडिएशन हम उसमें लगा रहे हैं तो पोलराइजेबिलिटी कितनी होगी, उसमें कितना चेंज आएगा, वो हम इस इक्वेशन से उसको ड्राइव कर सकते हैं. अब यहाँ पर ऑब्वियसली जब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद ऑसिलेटिंग है, तो मॉलिक्यूल भी तो हमेशा रोटेशन या वाइब्रेशन मोड में रहते हैं. तो वो भी जब अगर वो वाइब्रेशन या रोटेशन में होंगे तो वो भी तो ऑसिलेटिंग पोजीशन में होंगे. तो वहां पर भी तो क्या होगा, वहां पर भी तो ऑसिलेटिंग डायपोल्स आएगा. और जब ऑसिलेटिंग डायपोल का मतलब है वहां पर भी जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहेगी टाइम के साथ, वो एक जैसी नहीं रहेगी हमेशा, पोलैरिटी भी चेंज होती रहेगी विद द टाइम, क्योंकि वो वाइब्रेट डिफरेंट मोड में करेगा, डिफरेंट एंगल में करेगा, रोटेट डिफरेंट एंगल में करेगा. तो जो इंटरेक्शन होगा रेडिएशन के साथ उस मॉलिक्यूल का, वो भी तो चेंज होता चला जाएगा. तो जो पोलैरिटी है या जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेडिएशंस के वो भी ऑसिलेटिंग है और जो मॉलिक्यूल है वो भी ऑसिलेट कर रहा है इन वेरियस एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशन एंड रोटेशंस. तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से पोलैरिटी पे भी डिपेंड, जो पोलराइजेबिलिटी है उस पर भी फर्क पड़ेगा, वो एक जैसी नहीं रहेगी. तो जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वो भी चेंज होगा, वो भी एक जैसा नहीं रहेगा. तो इसी को हम आगे लेते हैं. तो अब हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन है. तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है दैट इज अल्फा ई, और ई क्या है, दैट इज ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी. तो इसको हम यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं. तो हमारा जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है, जब हमने इसको एक बीम में एक रेडिएशंस के साथ उसको इंटरेक्ट कराया तो देन क्या आ जाएगा, दैट इज अल्फा. ई की वैल्यू, यहाँ जो ई है उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी. ये इक्वेशन आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं. अब यहां हम वही बात डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल भी तो ऑसिलेटिंग है, उसके भी वेरियस वाइब्रेशन और रोटेशन एनर्जी लेवल्स हैं, और उनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी तो ऑसिलेटिंग है. जब ये उससे इंटरेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसका जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी चेंज होती चली जाएगी, वो एक जैसी कांस्टेंट नहीं रहेगी. तो उसको हम कैसे, पोलराइजेबिलिटी को हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं, तो पोलराइजेबिलिटी जो चेंज होती रहेगी उसको हम यहां से ले सकते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू अल्फा, दैट इज अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू एन टी. इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4. अब यहां न्यू एन क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो इमिट होगी मॉलिक्यूल्स के बाय द मॉलिक्यूल्स व्हेन दे इंटरेक्ट विद द रेडिएशंस. यहां पर जो इमिशन होगा जो रेडिएशंस का, उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू एन. और न्यू यहां पर क्या है, वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, और न्यू एन ये है फ्रीक्वेंसी जो इमिट करेगा मॉलिक्यूल आफ्टर इंटरेक्शन विद दिस रेडिएशंस. तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा. ओके, सो वी हैव समथिंग डिफरेंट, दैट इज पोलराइजेबिलिटी. उसको हम इस इक्वेशन से शो कर सकते हैं. वहां पर जो अल्फा नॉट है वो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा ये जो अल्फा नॉट आया वो क्या आ गया, दैट इज इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी, दैट इज इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी. यही तो है हमारा.
ओके, सो बीटा क्या हो जाएगा यहां पर? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी। क्योंकि पोलराइजेबिलिटी भी तो चेंज हो रही है जब मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहा है अलग अलग वाइब्रेशन और अलग अलग रोटेशन लेवल पे, तो वो भी तो चेंज हो रहे हैं, तो हम उसको इस इक्वेशन से ले सकते हैं। तो हमारे पास देखो क्या आया था ऊपर, न्यू म्यू, वो किसके बराबर था? अल्फा ई। यही तो हमने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखा था वो यही था कि दैट इज अल्फा इक्वल्स टू ई। अब हमारे पास ई की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में है और अल्फा की वैल्यू कहाँ है? वो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो अब सब इनकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? जो इंड्यूस्ड डायपोल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है? वो है अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू एन टी। ये तो हो गई अल्फा की वैल्यू। और ई की वैल्यू क्या है? वो दैट इज ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करें? इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो म्यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा 0 या अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज बीटा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी देन फिर साइन 2 पाई न्यू एन टी। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 आ गया। ओके, हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया, पहले इसको इस वाले टर्म से और फिर इसको इस वाले टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 आई है इसमें हमारे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एंड वी आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। नाउ वी आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक। वी आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो वो क्या है? दैट इज 2 साइन ए साइन बी, वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको एज इट इज याद रखना पड़ेगा आपको इस पर्पस के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, इसको हमें एज इट इज याद रखना पड़ेगा। और वी कैन चेंज इस 2 को, अगर हम इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए साइन बी, वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज हाफ। जब इस 2 को हम इधर लाएंगे तो हाफ इधर हो, दैट कम इनटू बिकम हाफ। ओके, सो नाउ इट बिकम cos A minus cos B minus cos A plus B। ओके, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है इसको इक्वेशन नंबर 5 के अंदर यूज करना है हमारे को। तो अब हमारा जो यहाँ पर देखो साइन A एंड साइन B, तो यहाँ पर ये इक्वेशन कुछ यहाँ पर वो इस तरीके से है। तो यहाँ ये वाला जो न्यू है इसको हम लेंगे एज A और इसको हम लेंगे एज बी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा साइन ए, ये पार्ट साइन ए और ये हो जाएगा साइन बी। ये जो हमारा हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हमारे को यूज करनी है। तो हम ए और बी, ए हो जाएगा हमारा न्यू और बी हो जाएगा न्यू एन। ओके, नाउ अब इस रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को यूज करना है। तो
जो हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज, ये तो एज इट इज आ जाएगा, अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, ये तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस जब इसमें ऑब्वियसली ये हाफ आ जाएगा, यहाँ पर हाफ ये बीटा एंड ई नॉट, वो कुछ इस तरीके से। और अब जो साइन है उसको हमें किस में चेंज करना है, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस 2 पाई, वो तो एज इट इज आ गया। और ए हमने क्या माना है, न्यू, और बी हमने क्या माना है, न्यू एन, वो ये आ गया, और टी माइनस फिर कॉस, ये वाला टर्म हो गया कॉस और 2 पाई, और यहां पर फिर a प्लस बी है तो a क्या है, न्यू प्लस न्यू एन टी। तो ये हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया। तो ये जो रिलेशन आया पूरा कंप्लीट, यहां हम इसको 3 पार्ट में इसको हम देख सकते हैं। तो हमारा जो ऑसिलेटिंग डायपोल है हैज 3 फ्रीक्वेंसी टर्म्स, यहाँ 3 फ्रीक्वेंसी टर्म्स आ गई हैं। तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी टर्म्स आई हैं, लेट्स सी। एक तो हमारा आया है ये पूरा इक्वेशन, ओके, तो एक फ्रीक्वेंसी हमारी ये आ रही है, दूसरी फ्रीक्वेंसी टर्म यहां पर आ गई है, और तीसरी फ्रीक्वेंसी टर्म यहां पर आ रही है। तो यहां पर न्यू है, वो तो इंसिडेंट रेडिएशंस की, तो ये हमने ऊपर अभी देखा ही था। यहां पर देखो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो यानी जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट चेंज हुआ, वहां पर जो फ्रीक्वेंसी उस जो इमिट हुई वो एज इट इज ही तो हो गई। जब चेंज हुआ, पोलराइजेबिलिटी चेंज हुई, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उसके बाद जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और जो वहां से इमिट हुई है वो दैट इज सेम। तो इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है ये हमारे को क्या बता रहा है, ये क्या बता रहेगा, ये रेले स्कैटरिंग दिखा रहा है। दिस इज शोइंग रेले स्कैटरिंग, दिस इज शोइंग रेले स्कैटरिंग। लेकिन यहां पर दिस इज इंसिडेंट और दिस इज इमिटेड, तो यहां पर तो हो गया कम, ओके। तो यहां देखो, यहां पर जो रेडिएशंस, ये जो फ्रीक्वेंसी वो कम हो गई है क्योंकि माइनस में हो गई, क्योंकि ये इंसिडेंट है और ये इमिटेड है। तो ऑब्वियसली जब यहां माइनस करेंगे तो ये कम हो गई, तो कम है तो वो हमने कहां पर उसको अभी पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, उसको हम क्या कह रहे थे, उसे हम स्टोक्स लाइन ही तो कह रहे थे, दैट वाज स्टोक्स लाइंस, दैट वाज स्टोक्स लाइंस। और यहां पर ये इंसिडेंट है और ये इमिटेड है, और ये इसमें यहां पर प्लस हो रहा है, सो दिस थर्ड टर्म कंटेन न्यू प्लस न्यू एन। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी स्टोक्स लाइंस, दैट रिप्रेजेंट्स एंटी स्टोक्स लाइंस। तो ये जो पूरा जो इक्वेशन है, जो ये पूरा इक्वेशन जो ऑसिलेटिंग डायपोल, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड डायपोल हुआ है, जो ऑसिलेटिंग डायपोल हुआ है, वहां पर 3 फ्रीक्वेंसी टर्म्स अलग अलग आ गई हैं। एक तो एज इट इज हो गई, तो वो तो रेले स्कैटरिंग हो गई है। एक में कम हो गई है तो वो स्टोक्स लाइंस हो गई है, और एक में ज्यादा हो गई है तो वो एंटी स्टोक्स लाइंस हो गई है। तो these are related with Raman, these are related with the Raman scattering, और जहां पर कोई चेंज नहीं आया, that is known as the Rayleigh scattering. So by this equation, यहां हम जो change in polarizability, change in dipole of oscillating molecules, vibration और rotations, तो उससे जितना भी जो polarizability पे चेंज आ रहा है, जो induced dipole moment पे चेंज आ रहा है, after the interaction with the radiations, वो हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं।